आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और समय समय पर इन मिसाइल्स ने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या मियां चन्नू हो, इस मिसाइल का एक्शन हम सब ने बाखूबी देखा। लेकिन अभी इनको इंडिजनाइज करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया गया है कि भारत और रशिया इस समय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस ए और ब्रह्मोस एनजी दोनों के लिए जो रैमजेट इंजन है, इनके जो प्रोडक्शन की बात है वो कर रहे हैं। जी हाँ, इन दोनों मिसाइल के लिए जो रैमजेट इंजन का प्रोडक्शन है, इसको लेकर जो बातचीत है ये भारत और रशिया के बीच में की जा रही है। और निस्संदेह इनका लोकल प्रोडक्शन अगर होता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक उपलब्धि होगी, क्योंकि हम सब काफ़ी ज़्यादा इंडिजनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं इन मिसाइल्स को, और ये मिसाइल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर अभी जो ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट है वो हमें सुखोई 30 MKI में देखने को मिल रहा है, और आने वाले भविष्य में जो ब्रह्मोस एनजी होने वाली है, ये बेसिकली हमें जो देखने को मिलेगी वो तेजस मार्क 1A और दूसरे फाइटर जेट्स में देखने को मिलने वाली है। और ये चीज़ें ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब भारत और अमेरिका के बीच में तनाव चरम पर है, इस समय आप ये कह सकते हैं। लेकिन भारत इस समय स्पष्ट कर चुका है कि भारत के लिए अपने हितों से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की संगत संस्था है, उन्होंने एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करने की डेडलाइन थी, उसमें एक एक्सटेंशन अनाउंस किया है। जी हाँ, जो बिड सबमिट की जानी थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए एमका प्रोग्राम में, इन बिड्स को अब जो एक्सटेंशन है वो मिल चुका है। यहाँ पर नई रिपोर्ट बता रही है कि ओरिजिनली 16 अगस्त 2025 की जो डेट थी उसको डेडलाइन के तौर पर पहले रखा गया था, लेकिन अब जो नई अनाउंसमेंट हुई है उसमें डेट को 16 अगस्त से बढ़ा करके 31 अगस्त 2025 कर दिया गया है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें ये चीज़ भी बताया गया है कि ये एक्सटेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं एसोसिएटेड एनेक्सर्स हैं, उस जैसे कि सेक्शन 2.1, 2.2 और 6 हैं, इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं कुछ, और जो रिफाइनमेंट है प्रोजेक्ट में टेक्निकल और कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क को लेकर के, वो भी किए गए हैं। तो इसके चलते जो एक्सटेंशन है वो एक ऑफर किया गया है। अब एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम 25 से 27 टन वजनी एक स्टेल्थ फाइटर बना रहे हैं, जो कि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। और ये भारतीय वायुसेना को 2030 के दशक में ज्वाइन करेंगे, और ये बेसिकली चाइना के J-20 और J-35 जैसे जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने का काम करेंगे। यह 5.5 जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि काफ़ी लो रडार क्रॉस सेक्शन के साथ देखने को मिलेगा। सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस एसा रडार देखने को मिलेगा, सेंसर फ्यूजन देखने को मिलेंगे, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल को कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगी। मार्क 1 वेरिएंट हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 के साथ देखने को मिलेगा, जबकि मार्क 2 वेरिएंट हमें इंडिजिनस 120 किलोटन के इंजन के साथ देखने को मिलने वाला है। ऑलरेडी इस प्रोग्राम के लिए मार्च 2024 में, या यूँ कह लें ऑलरेडी इस प्रोग्राम के फेज़ 1 के लिए मार्च 2024 में 15,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी गई है, जिसके अंतर्गत टोटल 5 प्रोटोटाइप 2029 तक बनाए जाने हैं। करंट स्टेटस की बात करें तो ये प्रोग्राम अपने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज़ में एंटर कर चुका है। भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि 120 से लेकर 150 एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसको ये मेंटेन करेंगे, और ये मिराज 2000 और पुराने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस करने की जिम्मेदारी का निर्वहन भी करने वाले हैं। इस प्रोग्राम के टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगी, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता को इंश्योर करेगी, और जो इम्पोर्टेड फाइटर जेट्स हैं जिन पर हमारा रिलायंस काफ़ी ज़्यादा है उसको कम करेगी। क्या तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी 120 किलोटन का इंजन अपग्रेड मिलने वाला है? क्या तेजस मार्क 2 में भी हमें ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के जैसे ऑल ऑफ सडन जो इंजन अपग्रेड है वो देखने को मिलेगा? और ये बातें ऐसी नहीं हो रही हैं, बल्कि अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो प्रमाणित तौर पर सामने आ रही है। आप सबको पता है कि तेजस मार्क 2 जो इनिशियली जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड है, लेकिन इनमें अपग्रेड की संभावनाएं भी उपस्थित रहेंगी। और एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन बनाए जा रहे हैं 120 किलोटन के, इससे जुड़े जो अधिकारीगण हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जो जेट इंजन विकसित करेंगे अपने फॉरेन पार्टनर के साथ मिल करके, उनका स्कोप सिर्फ एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं होने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस प्रोग्राम का प्रथम चरण होगा, जहां पर हम अपने स्टेल्थ फाइटर को इंजन से पावर्ड करने के बाद
आगे चल के जो दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी इनका जो पॉसिबल अपग्रेड है वो देखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ये 120 किलोटन इंजन जो है ये राफेल फाइटर्स के लिए भी कंपैटिबल होगा, ये तेजस मार्क 2 के लिए भी कंपैटिबल होगा और टीडीएफ के लिए तो कंपैटिबल होने ही वाला है। हालांकि ये स्टेटमेंट कुछ नई नहीं है, आपको याद होगा इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट हमने सैफरान की तरफ से ऑलरेडी एक बार सुन रखी है, जहां पर सैफरान के सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि भारत के साथ हम जो इंजन मिलकर बनाएंगे 120 किलोटन का, वो डायमेंशन वाइज सॉरी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा राफेल के जो M88 इंजन है उनके तौर पर। और ये पोटेंशियल अपग्रेड भी हो सकता है तेजस मार्क 2 के लिए और राफेल फाइटर्स के लिए, यानी एक ही तीर से 3 शिकार हो सकते हैं। और ये भारत को आत्मनिर्भरता तो प्रदान करेगा ही करेगा। और आप सबको पता है कि तेजस तकरीबन अपनी पूरी सर्विस लाइफ में 3 अपग्रेड से गुजरेगा, मिड लाइफ अपग्रेड से। तो ऐसे में जो यहाँ पर कह सकते हैं इंजन स्वैपिंग है वो हमें भविष्य में देखने को मिल सकती है, या हो सकता है कि फेज़ 2 का जो प्रोक्योरमेंट हो वो हमें इंडिजिनस इंजन के साथ ही देखने को मिल जाए। तो देखते हैं, आने वाला भविष्य काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब बीतते समय के साथ हर महीना हमें तेजस मार्क 2 के रोल आउट के नज़दीक लाता जा रहा है और जाहिर सी बात है नई अपडेट्स हमें सुनने को अवश्य मिलेंगी। हम अक्सर आपसे कहते हैं कि सरकार एक बार प्राइवेट सेक्टर का उत्साहवर्धन करके तो देखे, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो आश्चर्यजनक होंगे और कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलने वाला है। आपको सबको पता होगा कि हाल ही में जोमेटो के जो को फाउंडर हैं और फाउंडर हैं उन्होंने लैट एरोस्पेस का अनाउंसमेंट करा था और उन्होंने कहा था कि लैट एरोस्पेस इस समय जेट इंजन से लेकर के जो एयरक्राफ्ट है, खासकर रीजनल एयरक्राफ्ट हैं, उनको बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। और इसी बीच लैट एरोस्पेस ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि यूँ कह लें जोमेटो के को फाउंडर पंकज चड्ढा ने ये कंफर्म किया है कि उनकी कंपनी इस समय 24 सीटर शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला एक एयरक्राफ्ट विकसित करने का फैसला किया है, या यूँ कह लें वो डेवलप कर रहे हैं। और ये बेसिकली जो सारस मार्क 2 है इसके अबव होगा जब बात कैपेसिटी और ऑपरेशनल यूटिलिटी की आएगी। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही होने वाला है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए और कम कीमत में जो फ्लाइट्स हैं वो ऑफर की जाएं। प्राइवेट सेक्टर का यह इनोवेशन भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक भारत का जो एरोस्पेस सेक्टर था वो स्टेट रन एंटिटीज से पूरी तरीके से डोमिनेटेड था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस समय सब लोग इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एक तरह अगर हम NAL सारस मार्क 2 की बात करें तो वो 29 सीटर ट्विन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिकली लैट एयरस्पेस की, तो इन्होंने कंफर्म किया है कि इनके तरफ से बनाया जाने वाला जो एयरक्राफ्ट है ये 24 पैसेंजर्स को एकोमोडेट कर पाएगा, जो कि एक लार्जेस्ट भारत का फिलहाल सिविल एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि प्राइवेट इंडियन फर्म की तरफ से विकसित किया जाएगा। इसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएगा, जिसका मतलब ये है कि शॉर्ट रनवे या सेमी प्रिपेयर्ड जो रनवे है या रिमोट एयर स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर इनको ऑपरेट किया जा सकता है। और ये बेसिकली जो भारत की टायर 2 और टायर 3 टाउन्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करेगा उड़ान स्कीम के अंतर्गत, और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए भी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है।